निर्वाचन व्यय लेखा अनुवीक्षण, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम राज्य निर्वाचन आयोग के इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित निर्देशों का और उनकी गाइडलाइन को समझेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित कुछ विधिक प्रावधान किए हैं। यह विधिक प्रावधान मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 का, 14 खा, 14 गा और 14 घा में किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 का, 32 खा, 32 गा और 32 घा में किए गए हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 का कहती है, निर्वाचन व्ययों का लेखा कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा नाम निर्धारित दिनांक से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की दिनांक तक रहेगा। 14 खा के अनुसार इलेक्शन एक्सपेंडिचर लेखे का दाखिल किया जाना निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास जमा करना होगा। धारा 14 गा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निर्हरता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। 14 घा डिस्क्वालिफिकेशन की कालावधि का हटाया जाना या कम किया जाना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 का कहती है, निर्वाचन व्ययों का लेखा कैंडिडेट या उसके इलेक्शन एजेंट द्वारा नॉमिनेशन दिनांक से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक सम्मिलित रहेगा। 32 खा के अनुसार इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लेखे का दाखिल किया जाना निर्वाचन की तारीख से यानी जिस दिन इलेक्शन या रिजल्ट घोषित हुआ है उस दिन से 30 दिन के अंदर आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास जमा करना। 32 गा इलेक्शन एक्सपेंडिचर का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण डिस्क्वालिफिकेशन। 32 घा डिस्क्वालिफिकेशन की कालावधि का हटाया जाना या कम किया जाना। इसी प्रकार इंडियन पैनल कोड 1860 में भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ प्रावधान है। धारा 171H कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन कैंडिडेट की लिखित अनुमति के बगैर उसका प्रचार करता है, कोई खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 171I कहती है कि यदि कोई कैंडिडेट निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करने में विफल रहता है तो उस पर भी रुपये 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार निर्वाचन व्यय लेखा संधारण और प्रस्तुति आदेश 2021 की कंडिका 5 में निर्वाचन व्यय के लेखे का निरीक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर व ऑब्जर्वर को प्राधिकृत किया गया है। कैंडिडेट द्वारा संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर प्रोफार्मा का, निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर प्रोफार्मा खा, निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर प्रोफार्मा गा, निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र प्रोफार्मा घा। यह सभी दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक कैंडिडेट या उसके प्रस्तावक को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर प्रोफार्मा का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए नकद रजिस्टर प्रोफार्मा खा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन लड़ने वाले कैंडिडेट द्वारा दिन प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए बैंक रजिस्टर प्रोफार्मा गा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र प्रोफार्मा घा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शपथ पत्र पर निम्नलिखित में से कोई भी प्राधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा। कोई मजिस्ट्रेट
कार्यपालिक या न्यायपालिक अथवा नोटरी पब्लिक, जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका। निर्वाचन व्यय लेखे का संधारण एवं प्रस्तुतिकरण नाम निर्देशन की दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की दिनांक, जिसमें दोनों दिनांक सम्मिलित हैं, के बीच हुए उन सारे खर्चों का पृथक और सही लेखा या तो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्ययों का रजिस्टर, संबंधित वाउचर और निर्वाचन व्यय का सार विवरण शपथ पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। निर्वाचन व्यय का लेखा रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का विवरण यदि कैंडिडेट के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए गए हैं तो उन्हें अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित और प्रति हस्ताक्षर किया जाए, और यदि वाउचर कैंडिडेट द्वारा प्रति हस्ताक्षर न हो तो उन्हें भी दाखिल किए जाने के पहले अभ्यर्थी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जावे। निर्वाचन व्यय के लेखे में से सभी खर्चे डाले जाएंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए जाएं और कुल व्यय राज्य शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ना हो। यदि किसी कैंडिडेट की निक्षेप राशि यानी कि जमानत राशि जब्त हो गई हो तो उसे भी निर्वाचन में हुए व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल अभ्यर्थी को आयोग द्वारा 5 वर्ष तक के लिए निर्वाचन लड़ने से निर्हृत किया जा सकता है, यानी कि डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। अभ्यर्थी स्वयं बैंक खाते का विवरण यानी कि स्टेटमेंट प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह नगरपालिक निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए अलग अलग है। महापौर के लिए अलग राशि है और पार्षद पद हेतु अधिकतम सीमा अलग है। पृथक बैंक खाता कैंडिडेट द्वारा निर्वाचन पर व्यय करने के लिए नाम निर्देशन दाखिल करने से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोला जाना अनिवार्य है। चेक द्वारा भुगतान ₹5000 से ऊपर के सभी व्यय चेक द्वारा किए जाने चाहिए। छोटे व्ययों के लिए नकद भुगतान, यदि छोटे भुगतान नकद में किए जाते हैं तो संपूर्ण प्रचार अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति को अधिकतम 5000 रुपए तक का ही भुगतान नकद में किया जा सकेगा, तो भी नकदी इस बाबत खोले गए बैंक खाते से निकाली जाएगी। नकद और चेक द्वारा किए गए व्यय लेखों का संधारण आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिए। स्वयं की धनराशि कैंडिडेट की स्वयं की निधि या धनराशि लाता है तो उसे निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करनी होगी। विवरण प्रोफार्मा गांव में लिखा जाएगा। यह विवरण प्रोफार्मा गांव में प्राप्ति की तरफ लिखेंगे। कॉलम 1 में डेट, कॉलम 2 में लिख देंगे स्वयं की निधि, ब्रैकेट में कैंडिडेट अपना नाम भी लिख सकता है। कॉलम 3 में नगद, क्योंकि नगद राशि जमा की जा रही है। कॉलम 4 में राशि और कॉलम 5 चेक संख्या का है, तो चूंकि आप कैश जमा कर रहे हैं इसलिए यहां पे निरंक आ जाएगा। किसी व्यक्ति, दल, संस्था, निकाय से प्राप्त धनराशि यदि कैंडिडेट द्वारा किसी व्यक्ति, दल, संस्था या निकाय से धनराशि प्राप्त होती है तो उसे इस धनराशि को नगद रजिस्टर प्रोफार्मा खां में प्राप्ति की तरफ लिखना होगा। इस धनराशि को भी निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। प्रोफार्मा खां यहां पे कॉलम 1 दिनांक का है। कॉलम 2 हमें यदि किसी व्यक्ति से राशि प्राप्त हुई है तो उसका नाम, किसी संस्था या निकाय से राशि प्राप्त हुई है तो उसका नाम। कॉलम 3 रसीद संख्या। कॉलम 4 जो भी नगद राशि प्राप्त हुई है वो लिख देंगे और कॉलम 5 बिल संख्या या वाउचर और डेट यहां पे लिखा जाएगा। नगद रजिस्टर प्रोफार्मा खां में प्रविष्टि करने के बाद यह धनराशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करनी होगी। बैंक खाते में जमा होने के बाद नगद रजिस्टर प्रोफार्मा खां में भुगतान की तरफ प्रविष्टि की जाएगी। अब जो भी हमें नकद राशि प्राप्त हुई थी
उस नकद राशि को हमें बैंक में जमा करना है, इसलिए प्रोफार्मा खा में भुगतान की तरफ हम एंट्री करेंगे। भुगतान बैंक में वो पैसा जाना है तो कॉलम 6 में प्राप्तकर्ता का नाम व पता, तो अभ्यर्थी का बैंक खाता नंबर लिख देंगे। व्यय की प्रकृति ये बैंक में जमा हो रही है तो कॉलम 7 में जमा लिख देंगे, और राशि, जो भी राशि हम बैंक में जमा कर रहे हैं वह राशि यहां पे आ जाएगी। बैंक खाते में राशि जमा होने के बाद बैंक रजिस्टर प्रोफार्मा गांव में प्रविष्टि की जाएगी। तो प्रोफार्मा गांव स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉलम 1 यहां पे डेट आएगी। कॉलम 2 यदि स्वयं की निधि है तो स्वयं की निधि अभ्यर्थी का नाम, किसी संस्था या व्यक्ति ने राशि दी है तो उसका नाम। कॉलम 3 में नगद, क्योंकि कैश हमें मिला है। कॉलम 4 में अमाउंट, कितना कैश मिला है। और कॉलम 5 में निरंक आ जाएगा, क्योंकि चेक संख्या है ही नहीं, नगद में राशि मिली है तो कॉलम 5 में निरंक। प्राप्त किए गए चेक ड्राफ्ट पे ऑर्डर के लिए यदि कैंडिडेट निर्वाचन व्यय के लिए किसी व्यक्ति, दल, संस्था से चेक या ड्राफ्ट प्राप्त करता है तो यह चेक या ड्राफ्ट संबंधित निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करना होगा। यदि कैंडिडेट निर्वाचन व्यय के लिए स्वयं के किसी बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट जारी करता है तो भी यह चेक या ड्राफ्ट संबंधित निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा करना होगा। बैंक रजिस्टर का प्रोफार्मा गा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉलम 1 में डेट, कॉलम 2 दल का नाम, यदि दल से पैसे हमको मिले हैं, चेक राशि मिली है दल से तो दल का नाम। स्वयं की निधि, हमने खुद ने अपना चेक काटा है तो अभ्यर्थी का नाम। कॉलम 3 में चेक ड्राफ्ट जो भी है उसका नंबर, बैंक का नाम, नंबर। कॉलम 4 कितने रुपए का चेक है या ड्राफ्ट है वह अमाउंट आ जाएगा। और कॉलम 5 में चेक संख्या, चेक है तो उसका नंबर और ड्राफ्ट है तो उसका नंबर। नगद रूप से भिन्न प्राप्त किया गया सामान एवं सेवाओं के लिए यदि कोई व्यक्ति, दल, संस्था, निकाय या संगठन अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार इत्यादि के लिए गैर नकद के रूप में, नॉन कैश, गैर नकद के रूप में कुछ सामान अथवा सेवाएं देता है तो इन सामानों के लिए दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर प्रोफार्मा काम में प्रविष्टि की जाएगी। सेवाएं हो सकती हैं जैसे वाहन, पोस्टर, पैम्पलेट, मीडिया का विज्ञापन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इत्यादि। तो प्रोफार्मा का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉलम 1 में डेट आ जाएगी। कॉलम 2 में विवरण, पहले में आप देख रहे होंगे पोस्टर लिखा है, कितनी मात्रा में पोस्टर छपे हैं, 1000। एक पोस्टर की कीमत 50 पैसे है। भुगतान कितना किया, 300 रुपए, बकाया भुगतान है। कॉलम 6 में 200 रुपए। भुगतान की तारीख, जिस डेट को भी भुगतान किया वो डेट आ जाएगी। कॉलम 8 में जिसको भुगतान किया गया है उसका नाम और पता। कॉलम 9 में वाउचर संख्या, बिल संख्या और डेट। कॉलम 10 में यदि पूरा पेमेंट नहीं किया है, राशि बकाया है, तो कॉलम 10 में हम लिख देंगे बिल और डेट। कॉलम 11 में बकाया किसको हमें देना है, उसका नाम पता। कॉलम 12, चूंकि ये सारे व्यय अभ्यर्थी कर रहा है तो यहाँ पे हम कॉलम 12 में लिख देंगे स्वयं या अभ्यर्थी का नाम। कॉलम 13 में निरंक, कोई राजनीतिक दल ने अभी कोई सामान नहीं दिया है तो निरंक। अन्य व्यक्ति से भी हमको सामग्री नहीं मिली है तो निरंक। टिप्पणी निरंक। इसी प्रकार रो नंबर 2 आप देखें, रो नंबर 2 और रो नंबर 1 करीब करीब एक सी हैं, केवल कॉलम नंबर 12 में थोड़ा सा अंतर आ गया है, क्योंकि कॉलम नंबर 12 में पहले कैंडिडेट ही उसको अवगत कर रहा था, प्राधिकृत कर रहा था राशि को, अब अभिकर्ता कर रहा है तो अभिकर्ता का नाम आ जाएगा। अब रो नंबर 3, रो नंबर 3 में मान लीजिए पंपलेट पॉलिटिकल पार्टी ने सप्लाई किए हैं तो डेट लिख देंगे। कॉलम नंबर 2 में पंपलेट, कॉलम नंबर 3 में मात्रा, कॉलम नंबर 4 में प्रति यूनिट दर, एक अंदाज हम लगा पाएंगे कितने की है अनुमानित राशि। जिसका भुगतान किया गया 5000 रुपये का आ गया है एग्जाम्पल, तो वो अमाउंट। बकाया क्या है तो कोई बकाया नहीं है, निरंक, निरंक आ जाएगा। फिर सीधा कॉलम नंबर 13 में टोटल कितनी राशि है और किस दल ने वो हमको सामान दिया है वो लिख देंगे। तो राशि की यहाँ अनुमानित कीमत हमको लिखनी है। इसी प्रकार रो नंबर 4 में
यदि सामग्री हमको किसी व्यक्ति ने दी है, मीडिया विज्ञापन किसी व्यक्ति ने, संस्था ने हमको कराया है, तो वो चीजें यहां आ जाएगी। और कॉलम नंबर 14 में सीधे हम राशि लिखेंगे और व्यक्ति का नाम लिखेंगे। राशि भी अनुमानित है, तो यहाँ पे जो राशि हम लिख रहे हैं वो एक अनुमानित कीमत हम लिख रहे हैं, यदि वो हमें किसी ने प्रोवाइड कराई है। सभी निर्वाचन व्ययों के लिए जब निर्वाचन से संबंधित कोई भी व्यय होगा तो उसे निर्वाचन व्यय की दिन प्रतिदिन के लेखे रजिस्टर यानी कि प्रोफार्मा का में प्रविष्टि की जाएगी। प्रोफार्मा का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि हमने कोई भुगतान एवं टैक्सी को कर रहे हैं, तो ये अब प्रोफार्मा का कैसे भरा जाएगा। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने पेम्पलेट वगैरह लिए थे, अब हम ले रहे हैं टैक्सी। कॉलम 1 में डेट आ जाएगी, कॉलम 2 में टैक्सी का प्रकार, उसका नंबर लिख देंगे, कॉलम 3 में कितनी टैक्सी है, कितने घंटे एक दिन में चली, कॉलम 4 में उनका रेट क्या है, यहाँ प्रति घंटे के हिसाब से हमने रेट लिख दिया है। फिर वही 5, 6 में कितना भुगतान हुआ है, कितना भुगतान बचा है, कॉलम 7 में डेट, कॉलम 8 में भुगतान किसको किया है, वाउचर का नंबर, डेट, कॉलम 10 में अब बकाया राशि, मान लीजिए पूरा भुगतान आपने नहीं किया है तो कॉलम 10 और 11 भरना होगा। यदि आपने पूरा भुगतान एक ही बार में कर दिया है तो कॉलम 10 और कॉलम 11 ये निरंक आ जाएंगे। अब कॉलम 12 में भुगतान किसने किया है, कैंडिडेट ने किया है तो उसका नाम, एजेंट ने किया है तो उसका नाम। अब इसी प्रकार आप रो 3 में आ जाइए। मान लीजिए टैक्सी है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोवाइड कराई है, तो सारी एंट्री आप कर देंगे, लेकिन कॉलम नंबर 13 में रेट लिख देंगे, टोटल कितना खर्च किया गया है और किस पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोवाइड कराई है वो लिख देंगे। और इसी प्रकार यदि टैक्सी हमको किसी व्यक्ति ने, निकाय ने, संस्था में उपलब्ध कराई है तो कॉलम 14 में हम राशि लिखेंगे और उस व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम या निकाय का नाम लिखेंगे। छोटे व्यय के नकद भुगतान के लिए, यदि छोटे भुगतान नकद में किए जाते हैं, संपूर्ण प्रचार अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति को अधिकतम रुपये 5,000 तक, तो भी नकदी इस बाबत खोले गए खाते से निकाली जाएगी। संबंधित प्रविष्टि प्रोफार्मा गा में होगी। निकासी के बाद यह राशि प्रोफार्मा खा में प्राप्ति की तरफ लिखी जाएगी। छोटे व्ययों का भुगतान करने के बाद ऐसे व्यय प्रोफार्मा का में लिखे जाएंगे। तो अब प्रोफार्मा गा में भुगतान की तरफ एंट्री की जाएगी। कॉलम नंबर 6 में प्राप्तकर्ता का नाम और पता तो स्वयं लिख देंगे, क्योंकि हमने राशि निकाली है तो स्वयं। व्यय की प्रकृति क्यों निकाली, छोटे छोटे व्यय करना है उसके लिए निकासी की है। कॉलम 8 में राशि, कितनी राशि निकाली है, अब कितनी राशि बची बैंक में, विशेष राशि कॉलम 9 में। और टिप्पणी यदि कोई हो तो लिखेंगे, नहीं तो निरंक। अब इसके बाद राशि हमने निकाल ली है, अब फिर उसके बाद में हमको प्राप्ति करना पड़ेगी। तो प्रोफार्मा खा में, अब क्योंकि कैश हमको मिल गया है बैंक से निकाल के, तो हम प्रोफार्मा खा में प्राप्ति की तरफ एंट्री करेंगे। तो डेट डालेंगे, पैसा हमें खुद मिला है तो स्वयं, रसीद संख्या तो बैंक से निकासी हुई है तो यहाँ लिख देंगे बैंक से निकासी। कितने बैंक से हमने पैसे निकाल के अपने पास लिखे हैं, तो कॉलम नंबर 4 में अमाउंट आ जाएगा। कॉलम नंबर 5 में बिल संख्या, वाउचर संख्या, तारीख है। यदि कोई चेक से निकाला है तो वो नंबर आ जाएगा, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, तारीख डाल देना आप। तो इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। और अब कैश हमारे पास आ चुका है, अब उसे हमें खर्च करना है। तो अब हम प्रोफार्मा का में आएंगे। तो प्रोफार्मा का में जो कॉलम नंबर 1 है वहां डेट, कॉलम नंबर 2 में विवरण, भुगतान का स्वरूप लिख देंगे, छोटे छोटे भुगतान आपको करने उसका स्वरूप लिख देंगे। व्यय राशि कितनी है तो कॉलम नंबर 5 में वो अमाउंट आ जाएगा। भुगतान की तारीख आ जाएगी। बकाया आपने रंग छोड़ दिया, कोई बकाया है नहीं, पूरा भुगतान एक बार में कर रहे हैं। तो भुगतान की गई राशि कॉलम 8 में, जिसको भी आप भुगतान कर रहे हैं उसका नाम और पता। कॉलम नंबर 9 में वाउचर की क्रम संख्या और डेट। पूरा भुगतान कर दिया है तो 10 और 11 में कुछ नहीं आएगा। यदि पूरा भुगतान नहीं किया है तो 10-11 में आएगा। बकाया राशि कितनी है, बकाया किसको भुगतान करना है। कॉलम 12 आप खुद भुगतान कर रहे हैं तो यहां लिख देंगे स्वयं। और 13, 14, 15 में निरंक। निरीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अभ्यर्थी को जिला निर्वाचन अधिकारी
रिटर्निंग ऑफिसर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक के समक्ष दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय के लेखे का रजिस्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना चाहिए और उनकी सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। निरीक्षण कार्यक्रम। रिटर्निंग अधिकारी, ऑब्जर्वर या अधिकृत अधिकारी के परामर्श से व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेंगे। अभ्यर्थी प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से या उसके द्वारा इस कार्य हेतु विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिकृत अधिकारी के समक्ष रजिस्टर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। 2 निरीक्षण के मध्य कम से कम 3 दिन का अंतर हो। अंतिम निरीक्षण मतदान दिवस के 3 दिन पहले ही नियत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित मदों में हो रहे खर्चों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रचार में लगे वाहनों की संख्या, सार्वजनिक सभाओं और रैलियों का आयोजन, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि। विभिन्न सामग्रियों के मूल्य की सूची अग्रिम रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। इस सूची में निम्नलिखित सामग्री हो सकती है: माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर के रेट, कपड़ों के बैनर, फ्लैक्स इत्यादि के रेट, पोस्टर, हैंडबिल्स, होर्डिंग्स, कटआउट, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, सीडी, पंडाल, पोडियम, कपड़ों के झंडे, प्रकाश की सामग्री, वीडियो कैसेट इत्यादि, इन सब के रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पहले से तय करके रख लेते हैं। होटल कक्ष, अतिथि कक्ष का किराया, वाहन ड्राइवर का वेतन, फर्नीचर, कुर्सियां, सोफा आदि, दरवाजे, आर्च, जिले में प्रयोग होने वाले अन्य मद, ये सारे रेट डीओ के पास रहते हैं। वाहनों को जो किराया से लिया जाता है तो उसकी दैनिक दरें क्या है? कार की, जीप, टेम्पो, ट्रैक्टर, एसयूवी, सूमो, 3 पहिया, साइकिल, रिक्शा इत्यादि। रैली, आम सभा की निगरानी। अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही रैली एवं आम सभा की निगरानी व वीडियोग्राफी की जाएगी। इस पर होने वाले व्यय का आकलन किया जाएगा और व्यय लेखा के निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। निर्वाचन व्यय का सार विवरण में सम्मिलित होगा। भाग 1 अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी। भाग 2 अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण। भाग 3 अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार। निर्वाचन व्यय का सार विवरण में सम्मिलित होता है: अनुसूची 1 निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थियों के व्यय का विवरण। अनुसूची 2 अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभाजित व्यय। अनुसूची 3 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री आदि पर व्यय का विवरण। अनुसूची 4 केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कैंडिडेट के प्रचार पर व्यय का विवरण। अनुसूची 5 कैंडिडेट के निर्वाचन प्रचार वाहन पर व्यय। अनुसूची 6 प्रचार कार्यकर्ताओं, अभिकर्ताओं पर व्यय का विवरण। अनुसूची 7 निर्वाचन अभियान के प्रयोग में लाई स्वयं की निधि का विवरण। अनुसूची 8 पार्टी से प्राप्त नकदी एवं डिमांड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धन राशि का विवरण। अनुसूची 9 किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघ, व्यक्तियों या निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज, उपहार, दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धन। निरीक्षण हेतु व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया जाना। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बाद भी व्यय लेखा रजिस्टर और समर्थनकारी दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कैंडिडेट के विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 गा एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 गा के अधीन कार्रवाई की जाएगी। व्यय लेखों की छाया प्रतियों का संधारण। अभ्यर्थी के लेखों का निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि रजिस्टर के संबंधित प्रश्नों की 2 छाया प्रति निरीक्षण अधिकारी के पास रखी जावे। एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर प्रदर्शित होगी और दूसरी निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से प्रत्येक कैंडिडेट की अलग अलग फाइल में प्रमाण स्वरूप रखी जाएंगी। इसी चुनाव के बाद
जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराया जाएगा। व्यय लेखों की प्रतियों का निरीक्षण एवं प्रदाय। कैंडिडेट द्वारा निरीक्षण के दौरान जमा किए जाने वाले दिन प्रतिदिन के व्यय लेखा की प्रतिलिपि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति 10 रुपए के शुल्क का भुगतान करके कैंडिडेट के व्यय लेखे का निरीक्षण कर सकता है। निर्वाचन व्यय प्रेक्षक द्वारा आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश किया जाना चाहिए। निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के लिए किए गए कारगर उपाय, अभ्यर्थियों द्वारा दैनिक व्यय रजिस्टर दिखाने में बरती गई कोताही, अभ्यर्थियों के रजिस्टर के निरीक्षण संबंधी टीप, किस किस अभ्यर्थी द्वारा खुलकर पैसा खर्च किया गया और वास्तविक व्यय को कम दिखाने का प्रयास किया गया, ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी के मामले में विस्तृत टीप, पेड न्यूज से संबंधित प्रकरणों की जानकारी। आयोग के निर्देश क्रमांक 1097 दिनांक 31/10/2014 के परिपालन में वीडियो दल निर्वाचन प्रचार में कैंडिडेट के निर्वाचन संबंधी व्यय की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग इस पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। वीडियो निगरानी दल द्वारा भी रिकॉर्ड की गई सीडी का अवलोकन किया जाएगा व रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो कि व्यय लेखा अनुवीक्षण दल व्यय प्रेक्षक को प्राप्त कराई जाएगी। शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक कैंडिडेट के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर रखा जाएगा। समय समय पर जो खर्च के विवरण कैंडिडेट देता है उसके मिलान शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर के आंकड़ों से किया जाएगा। मिलान न होने या विसंगति दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर विसंगति का समाधान किया जाएगा। इससे अभ्यर्थी पर सही आंकड़े व जानकारियां देने का दबाव बनेगा। शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में होगा सीडी क्रमांक, वीडियो का संकेत पत्र का सरल क्रमांक, डिस्ट्रिक्ट लेवल एमसीएमसी या स्टेट लेवल एमसीएमसी के निरीक्षण का संदर्भ क्रमांक, निगरानी दल एवं अन्य द्वारा यदि कोई आइटम जब्त किया गया हो तो उसका संदर्भ क्रमांक, खर्चे के अन्य कोई आइटम हो तो उसका संदर्भ क्रमांक, व्यय पर्यवेक्षक, प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता, अन्य द्वारा शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर के पर्यवेक्षण की तारीख। शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टार कैंपेनर राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 27/6/2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए। निर्वाचन लड़ने वाले कैंडिडेट के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। महापौर और यदि अध्यक्ष का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो के व्यक्ति के प्रकरण में संपूर्ण क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके बाद की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर और यदि अध्यक्ष का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय के प्रकरण में व्यय का विभाजन अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा। एक से अधिक पार्षदों की सभा के प्रकरण में पार्षदों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा। निर्वाचन प्रचार हेतु बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाला यात्रा का व्यय निर्वाचन में शामिल यानी कि निर्वाचन के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हमने इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधानों को समझा। यदि आपके कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।